ठीक है, तो ये आपको न्यूज दिख रही होगी। ये न्यूज बहुत पहले से चलती आ रही है क्या, कि जो अभी एक ऑर्डिनेंस पास किया, मतलब ऑर्डिनेंस इशू किया प्रेसिडेंट ने, कि जितने भी आपके दिल्ली के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट की सीधे अंडर में ना आके किसके अंडर में आएंगे, लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उनके अंडर में आएंगे। ठीक है, उसी चीज को ये जो आपका अब सुप्रीम कोर्ट है फाइनली उसने डिसाइड किया है कि अब इस चीज को वो किस में भेजेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजेंगे। कि एक्चुअली जो ये डिस्प्यूट चल रहा है किनके बीच में, सॉरी, ये जो एक्चुअली डिस्प्यूट चल रहा है आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है कि भाई दिल्ली में एक्चुअल में जो सिविल सर्विसेज हैं या जो पूरी सर्विसेज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किसके अंडर में या किसके ऑर्डर्स को फॉलो अप करेंगे। तो इसको अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा गया है। ठीक, अब यहाँ से हमारे काम की चीज क्या है, दोबारा बार बार वर्ड आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसको मैं पहले भी एक बार समझा चुका था। ठीक है, तो दोबारा उसको समझाना नहीं है, पुराने में आप लोगों ने लिखा होगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आ रहा है कि बिल्कुल इसी तरीके का जो प्रोविजन है कि आधी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आधी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बिल्कुल ऐसा ही प्रोविजन जो है वो कहाँ पर है, पुडुचेरी में। और बिल्कुल ऐसा ही जो प्रोविजन रखा गया है सो कॉल्ड आपके लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में रखा गया है। तो अभी आप देख रहे हो कि जितना आपका ये डिस्प्यूट चल रहा है या कह सकते हो कि टसलिंग चल रही है बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी नहीं है। तो यहाँ से बस एक चीज हमको मिल रही है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में हमको मिल रहा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते रहेंगे आगे भी। अच्छा, अगला जो है आपका न्यूज, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है आपका नीति आयोग रिपोर्ट सेज 13.5 करोड़ पीपल लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो ये वाली न्यूज अब आपके एग्जाम में आ सकती है कि भाई ये जो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग है, स्टेटमेंट दे देगा कि भाई अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग कितने परसेंट या कितने लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से अब ऊपर उठ गए हैं, यानी कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, परचेजिंग पावर हो गई। ठीक है, वो आपका इंप्रूव हो चुका है। तो भाई 13.5 करोड़, तो और उसमें अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इंडिया हैज रजिस्टर्ड अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑफ 9.89% पॉइंट इन दी नंबर ऑफ मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, पुअर फ्रॉम 24, यानी कि हमारे यहाँ जो गरीबी है वो कह रहे हैं कि घटी है। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि जो मल्टी डायमेंशनल पुअरनेस है पहले 2015-16 में कितनी थी, 24.85%, और 19-21 में आके कितनी पहुंच गई, 14.96%। ठीक, तो देखो ये अब आपके एमसीक्यू में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग जो हमारे यहाँ मल्टी डायमेंशनल पुअरनेस है या जो पॉवर्टी है वो कितना परसेंट है, जो 19-21 में नया डेटा है तो वो 14.96% है। या आपसे क्या पूछ लेंगे, करोड़ में आपसे पूछेंगे कि कितना परसेंट है। अच्छा, दूसरा ये जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि अगर आपको नीचे पढ़ने में आ रहा है जो मैंने ड्राइंग कर रखा है, कि रूरल एरिया में जो पॉवर्टी रेट है वो जल्दी डिक्लाइन हुआ है, तेजी से डिक्लाइन हुआ है, यानी कि कम जो पुअर लोग हैं उनकी पॉपुलेशन कम हुई है, यानी कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हुआ है, अच्छा हुआ है। और वो सेकंड स्टेज में आ गए, सेकंड स्टेज मतलब कि मिडिल क्लास में आपके एक तरीके से आ गए। उसके मुकाबले जो अर्बन एरिया है वहां पर पॉवर्टी उस स्पीड से कम नहीं हुई है जितनी कि रूरल एरिया में कम हुई है। उसके कई फैक्टर्स होते हैं कि भाई वहां पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है अर्बन एरिया में वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो एक पर्सन गांव में 5 या 10 हजार में सरवाइव कर सकता है, शहरों में रहते रहते वो 5-10 में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कम से कम उसको 20-25 या 30 हजार रुपए चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए। तो वहाँ का एज यूजुअल है कि जो रूरल, जो अगर आप पॉपुलेशन को करोगे उसको एक कोशिश करोगे जानने की कि भाई अर्बन एरिया में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो क्यों ज्यादा है, तो उसके पीछे वहाँ की हर चीज महंगी है तो वहाँ पे पैसे भी ज्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस है कि रूरल एरिया में जल्दी घटी होगी पॉवर्टी जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, और शहरों में कम घटी होगी। ठीक है, उसके बाद ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसके लिए ये 12 पैरामीटर्स लिए गए। ठीक है, इसमें से इट्स एट 12 पैरामीटर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर एग्जामिन्ड इन दिस रिपोर्ट। तो देखो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो नीति आयोग ने जो आपकी रिपोर्ट पब्लिश की है उसमें कितने पैरामीटर्स लिए गए हैं, तो 12 पैरामीटर्स लिए गए हैं ऑफ द हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दूसरा अगर आप देखो यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे है, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑफ 2019-20। इसको आप लोग लिख लो असाइनमेंट के तौर पे, थोड़ा सा इस पे सर्च करना, थोड़ा सा शॉर्ट नोट बनाना, इसको लिख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21। तो यहां से एक और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो गया है क्या, कि ये जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है ऑन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी,
वो किसकी रिपोर्ट पे बेस्ड है, तो भाई टिक करके आना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज हमारी यहाँ से होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का, फाइनेंस का आ रखा था अच्छा सा, कि एज एक्सपोर्ट डिप, हमारा जो एक्सपोर्ट है इंडिया जो बाहर के देशों को सामान अपना भेजता है, डिप इन द फेस ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी, नो क्लियर टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका में भी थोड़ी उनकी बैंक की अनस्टेबिलिटी आपकी है, यूरोप का भी, यूरोप पर भी किसका असर पड़ रहा है, यूक्रेन और रशिया का असर पड़ रहा है। अभी अभी कल की या आज की सुबह की न्यूज थी कि रशिया ने कुछ आपकी और बैन्स लगा दिए हैं फूड ग्रेन्स पर। तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मेजर तौर पे अगर आप देखो तो जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, मेन तौर पे यूरोपियन कंट्री में काफी जाता है हमारा, ठीक है। तो ये जो एक्सपोर्ट अगर डिप हमारा होता है तो इसका ध्यान रखना, जब भी आपका एक्सपोर्ट डिप होता है तो जो आपकी एक फॉरेन करेंसी आपके सेंट्रल बैंक के पास आ रही होती है वो उसमें भी क्या आती है, कमी होती है। और एक्सपोर्ट डिप होना किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। आप अच्छे, जैसे चाइना है, चाइना क्या भाई बहुत अच्छा एक्सपोर्टर है, लगभग लगभग आप मान के चलो चाइना जो है पूरे देश में ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक्सपोर्ट बना के बेचता ना। हम ही कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इंडिया में सब चीज मेड इन चाइना है, हालात, और हम कहते हैं कि चाइना तो इतना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है कि हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं उसमें भी, चाहे वो गणेश जी की या लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या राखियां हो या पटाखे हो, वो सब चाइना बना के बेचता हो, ये भी सच भी है। तो हम तो उनके उसमें आए हैं, कवरिंग में आए हैं, बट अमेरिका भी पीछे नहीं छूटा है। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में क्रिसमस के टाइम पे जो वहां पे आपका सेंटा क्लॉज का ड्रेस था और जो क्रिसमस ट्री बनता है आर्टिफिशियल, कहते हैं कि पिछले 3-4 सालों से 50-60% जो है चीजें वो चाइना से बन के आ रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक्सपोर्ट को क्यों कोई कंट्री इतना ज्यादा वो देती है, प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उससे एक तो फॉरेन करेंसी की आपकी इनकमिंग होती है, और दूसरा आपके यहाँ ढेर सारा जो है वर्क जनरेट होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल जो मैं यहाँ की बात करें कि जो राखियां या जो पटाखे हमारे भारत में बनने थे उससे हमारे भारत के वर्कर्स को काम मिलता, हमारे मनी सर्कुलेशन होता, वो चाइना में हो रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा भारत के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा टेम्पररी टाइप ऑफ पीरियड जो है, थोड़ा सा चिंता की बात है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट है वो डिप हुआ है। अब अगर यूपीएससी इससे क्वेश्चन बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बनाएगा कि डेटा आजकल वो थोड़ा कम पूछने लगा है, पूछ भी सकता है, लेकिन वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से बनाएगा कि अगर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट डिप होता है तो बताओ इनमें से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट निगेटिव पड़ता है। तो एक्चुअल है कि एक्सपोर्ट अगर डिप होगा तो अगर आप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में आप सामान अंदर भी बना के बेचते हैं, बाहर भी बेचते हैं, तो उस पर असर आएगा। एग्रीकल्चर अगर आपका प्रोडक्ट बाहर जाता है तो उस पर असर आएगा। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट के डिप होने से, क्योंकि जब से 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो काफी चीजें जो है, मार्केट खुला है, हम काफी चीजें बाहर भेजते हैं, तो एक्सपोर्ट डिप होना हमारी इकोनॉमी के लिए और हर एक सेक्टर के लिए थोड़ी सी टेम्पररी तौर पे कह सकते हो कि थोड़ी सी वरी की बात है, लेकिन ठीक है, अब देखते हैं ये आगे क्या चलता है हमारा। अच्छा, उसके बाद अगला अगर हम चलें तो, हाँ, अगला आपका ये थोड़ा सा एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आ रखा था, अगर आप लोग दोनों हेडिंग पढ़ पा रहे हो तो इसकी देख रहे होगे, द पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ, ठीक है। जीएम क्रॉप शायद अरुण को पता हो, नाम सुना होगा अरुण, मैंने पहले ही बताया था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएम क्रॉप बोलते हैं। सोनाली को अच्छी तरीके से पता होगा ये बात। अब अगर हम इस आर्टिकल के कुछ मेन मेन फैक्ट्स को देखें जो कि मुझे लगता है एग्जाम में आ सकते हैं, अगर आप लोग को दोनों को पढ़ने में आ रहा होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, बैटल बाय इन्वायरमेंटलिस्ट। इन्वायरमेंटलिस्ट तो हमेशा बेचारे लड़ते रहते हैं। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, अगेंस्ट द दिल्ली यूनिवर्सिटी जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंस मस्टर्ड। तो जीएम जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसकी जो एक ब्रांच है जेनेटिक, मतलब जो उनकी साइंस की ब्रांच है, वहां पे जो रिसर्चर्स हैं वो ये इसको लॉन्च करने के उसमें थे, काम कर रहे थे, इसको जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंस मस्टर्ड। ये ऐसा पौधा था कि जो नेचुरल जो इंसेक्ट्स आपके अटैक करते हैं, ये खुद ही ऐसे एंजाइम बना रहा था, इसके अंदर ऐसे जीन्स डाले गए थे कि कोई भी अगर इंसेक्ट्स इन पे अटैक करे तो वो उसको मार दे। तो इसको सीधे इन्वायरमेंटलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई ये जो क्रॉप है जीएम मस्टर्ड या जीएम हर्बिसाइड टॉलरेंस मस्टर्ड क्रॉप, ये इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खराब है, और आने वाले टाइम पे जो हमारी नेचुरल क्रॉप है उनको क्या कर सकते हैं, ये क्रॉप्स क्या कर सकती हैं, खराब कर सकती हैं, ठीक है। तो उसको चैलेंज किया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
फिर अगर आप देखें जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इंसर्ट सेलेक्ट जीन, ये तो जीएम क्रॉप के बारे में बताया। तो अरुण ये आप लोग, आपके लिए खास तौर पे लाइन है कि ये होती क्या है, कि जो बायोटेक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सर्टेन जीन जो होते हैं वो एक रैंडम लोकेशन पे जो आपका डीएनए का प्लांट होता है उसमें इंसर्ट करते हैं, और वो पर्टिकुलर जीन जो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इंसर्ट किया है, डिजायरेबल क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है या एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखते हैं। अच्छा, जीएम मस्टर्ड जिसको चैलेंज किया गया है आपका हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, मस्टर्ड हैज बीन अल्टर्ड टू विथस्टैंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्लांट किलर और हर्बिसाइड। ठीक है, उसके लिए इसका यूज किया जाए, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने बनाया है वो इस तरीके से इसको बनाया है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ इस समय अगर मैं बात करूं कि क्या कोई जीएम क्रॉप हमारे यहाँ इस समय अलाउड है, तो भारत में सिर्फ और सिर्फ इस समय अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप हमने अलाउड कर रखी है, वो है बीटी कॉटन। तो वो कोई फूड क्रॉप तो है नहीं कि उसको हम लोग खाएंगे। और कई सालों से, आप मान के चलिए 8-10 सालों से, कई मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने जीएम जो सीड्स हैं, चाहे वो आपका ब्रिंजल हो, चाहे वो आपका कॉर्न हो, चाहे वो आपका राइस हो, चाहे वो आपका वीट हो, हर साल ये लोग अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि भाई हमें ये परमिशन दे दी जाए कि हम जीएम क्रॉप, जो ये जीएम सीड्स हैं, किसानों के बीच में बांटे, और इसके ये फायदे हैं। पर अभी पिछले, मैं बोलूँ कि मोटा मोटा 20 सालों से हम लगातार जो है इसको कमिटीज बैठाते हैं, कमिटीज हमेशा हमें निगेटिव रिपोर्ट देती हैं। जैसे कि इसके लिए दे रखा है, ये जो आप सामने देख रहे हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोगों ने बनाई है जीएम मस्टर्ड क्रॉप, इसकी भी बहुत निगेटिव रिपोर्ट दी जा रही है कि अगर अपने इसको अलाउड किया तो जो नेचुरल प्लांट्स हैं या जो डिपेंडेंसी है फार्मर्स की, वो हमेशा के लिए जीएम क्रॉप पे हो जाएगी। और ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, ये शायद अरुण को सोनल को पता होगा कि ये जो हाइब्रिड क्रॉप्स होती हैं या जीएम क्रॉप्स होती हैं, या अगर आप प्लांट में चले, ये नर्सरी में चले जाओ ना, तो देखा होगा आपने कि प्लांट्स आपको ऐसे बेचे जाते हैं जिनके आपको वो नहीं मिलते, सीड नहीं मिलते हैं, खाली एक बार ही फ्लावरिंग करेंगे वो, और फ्लावरिंग करने के बाद वो प्लांट मर जाते हैं। तो यानी अगले साल अगर आपको सर्दी के मौसम में या गर्मी के मौसम में वो प्लांट चाहिए, तो आपको दोबारा जाके पूरा नर्सरी में वो प्लांट खरीदना पड़ेगा। जबकि नेचुरली क्या होता है कि प्लांट्स अपने सीड को गिराते हैं, उन सीड्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं, या वो सीड्स जमीन में जाके गिर जाते हैं, और अपने आप अगले साल दोबारा उसी जगह से क्या आ जाते हैं, नए प्लांट्स आ जाते हैं। ये जीएम क्रॉप भी इन्होंने कुछ ऐसे ही बना रखा है जैसे कि हाइब्रिड क्रॉप होते हैं, कि हर साल जो फार्मर्स हैं उनको कहाँ जाना पड़ेगा, इन मल्टीनेशनल कंपनी या नेशनल कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, और धीरे धीरे ये जो नेचुरल क्रॉप्स है हमारी, इनको ये खो देंगे या उगाना बंद कर देंगे। और जैसे ही आपने ये काम किया और सारे पूरे भारत में लैंड पे अगर क्या शुरू हो गई, सिर्फ जीएम क्रॉप शुरू हो गई, तो आप ये मानिए कि जो हजारों सालों से जो ये वीट डेवलप हुई है, जो राइस की अलग अलग प्रजातियां डेवलप हुई हैं, जो वेजिटेबल्स डेवलप हुई हैं, ये तो नेचुरल सिलेक्शन से हुआ है ना, ये बात तो पता होगा आप लोगों को। साल दर साल ये प्लांट्स वही बचे जो कि सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर जीएम क्रॉप की आदत हमारे फार्मर्स को लगी, तो हम यकीकन, मतलब लिटरली जो हमारा जो वो हुआ है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, जो आज के टाइम पे हमारे पास ढेर सारी वीट की वैरायटी है, राइस की वैरायटी है, और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, हम सब खो देंगे। तो इसलिए भी ये क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट, असाइनमेंट ये है कि ये जो बीटी कॉटन है इसके बारे में सर्च करना कि ये कब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, और सबसे ज्यादा बीटी कॉटन जो है इस समय भारत में कहाँ लगाया जाता है। ठीक है सोनाली, अरुण? ठीक। और यहाँ से एक और चीज, जो क्वेश्चन इस साल आ चुका है 2023 में, क्योंकि देखो सब न्यूज़पेपर से वो दे रहे हैं। 23 में क्वेश्चन क्या आया था कि उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला दिया था, 3 स्टेटमेंट दिए थे। पहला उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि ये जो हम अभी टॉपिक सामने देख रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टली एग्रीकल्चर, और यू कैन से इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर। तो इस साल का जो क्वेश्चन आया था आपके सिविल सर्विसेज में, वो कुछ इस तरीके से आया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, पहला स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाइना से ज्यादा है। अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो चाइना से ज्यादा है। ट्रू है सर। ट्रू है। अच्छा, और दूसरा स्टेट, सोनाली आपका आंसर, वर्ड समझ लो ना, एग्रीकल्चर लैंड यानी कि जहाँ पे क्या है, एलुवियल सॉइल है, मतलब जो जहाँ पे भाई तीन ही मेन सॉइल्स होती है जहाँ पे हम अच्छी खासी कृषि कर लेते हैं एग्रीकल्चर। एलुवियल हो गई, आपकी ब्लैक सॉइल हो गई, और आपकी लेटराइट सॉइल हो गई। हाँ सोनाली, कुछ अंदाजा जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो इस साल का क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
क्वेश्चन, और ये कभी भी आपको डायरेक्टली किताबों में नहीं मिलेगा। यूपीएससी अब किताबों वाली आदत छुड़वा रही है, मतलब छुड़वा का मतलब 20-25 क्वेश्चन तो हमेशा किताबों से आएंगे, बट बाकी के 30-40 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो अरुण ने बोला कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है वो चाइना के एग्रीकल्चर लैंड एरिया से ज्यादा है। ठीक है, चलो एक स्टेटमेंट अरुण ने हाँ बोला। आपका क्या है कि कम है कि ज्यादा है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है कि मुझे गलत है? भी सही लग रहा है। सही लग रहा है, ठीक है। अरुण, इसमें तिब्बत का एरिया आपने जोड़ दिया था क्या चाइना वाले में? अब तो तिब्बत भी चाइना का ही नहीं पार्ट सर। बन गया है, अच्छा ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट क्या था कि इंडिया का जो वो है पर हेक्टेयर प्रोडक्शन, 1 हेक्टेयर होता है 1 हेक्टेयर, ऐसे करके स्क्वायर इमेजिन करो 1 हेक्टेयर, उसका जो प्रोडक्शन है वो चाइना के 1 हेक्टेयर से ज्यादा है। गलत। गलत? सोनाली, गलत लग रहा है? सर आइडिया नहीं है। मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ एक, यस सर। हाँ 1 हेक्टेयर में इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन होती है, चाइना में कम होती है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट था कि इंडिया का जो इरिगेशन है, इरिगेशन समझ रहा है? वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू दी फार्मर्स, वो चाइना के मुकाबले ज्यादा है। हाँ सर ये सही होगा। ये सही होगा अरुण? सर ट्रू हो गया। ट्रू। ठीक। अब इसको जरा आज जरा सर्च करना पहले। अब मैं कुछ 3-4 फैक्ट्स बता दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो, अगर मैं पहले फैक्ट बताऊं, हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं वो मोटा मोटा 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। एक है आपके वो फार्मर जिनको हम लोग मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं, जिनके पास लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड है। उनके बहुत कम लैंड है, मतलब लेस देन एक उनके पास लैंड होगी जो ऑफिशियल लिखा हुआ है 0.98 करके, बस इतना, बस 100 में 3 कम। वो फार्मर्स ज्यादा है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो फार्मर ज्यादातर हैं, आप कह सकते हो 60-70% बोल रहा हूं मैं, वो उतना ही उगाते हैं जितना वो खा सके। वो उतना नहीं उगा पाते जितना वो कमर्शियल तरीके से बेच सके। बेचते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ही होता है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। हमारे यहाँ जो जो कहते हैं ना मैकेनाइज फार्मिंग, जिसमें, और मैकेनाइज फार्मिंग आप तभी करोगे जब आपके पास कितने खेत होंगे, 20-20 एकड़, 30-30 एकड़ एक फार्मर के पास खेत होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ऑस्ट्रेलिया। मैंने भी बोला कि हमारे यहाँ फार्मर, एक फार्मर के पास एवरेज, जो जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, लेस देन 1 एकड़ लैंड है। उसी को अगर आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया से, उसी को कंपेयर करो नॉर्थ ये अमेरिका से, उसी को अगर आप कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया से और यूरोप और अमेरिका से, तो वहां पर एक एक फार्मर के पास 150 एकड़ की जमीन है। एवरेज बोल रहा हूँ मैं, 100 से 150 एकड़ की जमीन। इसलिए वहां पे सारी फार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अमेरिका में कैसी होती है? मैकेनाइज होती है, ट्रैक्टर यूज करते हैं। हमारे यहाँ कौन सा स्टेट है जहाँ पे ज्यादातर मैकेनाइज फार्मिंग होती है, अंदाजा? हमारे यहाँ वो कौन सा स्टेट है ज्यादातर मैकेनाइज फार्मिंग होती है? बाकी स्टेटों में भी फार्मिंग होती है, बट वहां पे मैन पावर ज्यादा यूज होती है, गाय, ये क्या कहते हैं, बुल, वो ज्यादा यूज होता है खेती को करने में। पर वो सर कौन सा स्टेट? पंजाब। पंजाब है ना। ठीक है अरुण। पंजाब में क्या है हमारे यहाँ? यस सर। मैकेनाइज फार्मिंग आपके यहाँ ज्यादा है। ठीक है। तो जब ये सारे डाटा आप अपने दिमाग में पढ़ते हो, तो फिर आपका आंसर, फिर से आंसर को सोचना। ठीक है। दूसरा, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो लैंड के लिए इरिगेशन होती है वो किस पे होती है? डिपेंडेंट ऑन दी मानसून। ज्यादातर हमारे फार्मर्स किस पे हैं? मानसून पे डिपेंडेंट है। और मानसून के बाद फिर हमारे यहाँ क्या है? ट्यूबवेल्स है। और ट्यूबवेल्स भी हमारे ज्यादातर कहाँ पे हैं? पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स है, ध्यान रखना। एक एक खेत पे 3-3 4-4 ट्यूबवेल लगा रखे फार्मर्स ने, वो मतलब क्योंकि मैकेनाइज फार्मिंग करते हैं, प्रॉफिटेबल फार्मिंग करते हैं। और बाकी जगह है जैसे यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये लोग या तो मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं, या तो इन पे क्या होते हैं, इनके पास आसपास एक गांव में पॉन्ड्स या लेक्स होते हैं, या फिर इरिगेशन कैनाल्स बनाए गए, वो भी ज्यादा हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ अगर मैं बोलूँ कि मेन तौर पे वीट और राइस, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताना कि हब कहाँ है उसका, वीट और राइस का, तब क्या आंसर होगा आपका? मतलब 3-4 स्टेटों को मिला के बताओ जहां वीट और राइस सबसे ज्यादा हर साल जो है इरिगेट, मतलब लगाया जाता है। पंजाब। सर यूपी होगा, बिहार होगा। और पंजाब सर।
पंजाब, है ना, पंजाब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है, हरियाणा हो गया। और ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, ये एक ऐसा बेल्ट है जहां पर जो डेंसिटी है इन क्रॉप्स की वो ज्यादा है। बाकी के एरिया में क्या है, इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं है। साथ में अगर आप स्पेशली साउथ इंडिया की तरफ जाओ, जैसे कि आपके महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, यहाँ आप देखते हो कि हमेशा स्कैर्सिटी ऑफ क्या रहती है, वाटर की रहती है। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो पैरेनियल नहीं है, ग्लेशियर ऑरिजिनेटेड नहीं है। तो रिवर जा 100% क्या है आपकी, सारी की सारी ग्राउंड वाटर आपकी होती है। हमेशा वहां पर आपको इरिगेशन की प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बनाया गया था ना इस साल का, वो एक्चुअल में असल में एक, मैं उसको सर्च कर रहा था कि आर्टिकल आया था द हिंदू से लेकर, इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, अमर उजाला और दैनिक जागरण, सब में वो आर्टिकल आया था, बस एक एक हफ्ते के अंतर में आया था। वहां पर राइटर ने कंपेयर किया था इंडिया की फार्मिंग को और चाइना की फार्मिंग को। तो जो एग्जामिनर थे उन्होंने उस तो क्या कहते हैं आर्टिकल से वो डेटा उठा के आपके एग्जाम में दिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्टिकल्स हैं इनके बीच बीच में जो लाइन, जैसे अभी हम ये पढ़ रहे हैं जीएम क्रॉप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपने ये दिख रहा है आपको, ये पढ़ने में आ रहा है जो लिखा हुआ है हर्बिसाइड, ग्लूफोसिनेट, दोनों यस सुना सर। रहे, है ना। ये एक कीवर्ड है, इसको लिख लो, इसको मुझे याद दिला देना, मैं ये फाइल भेज दूंगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई हर्बिसाइड जो ग्लूफोसिनेट है वो क्या चीज होती है ना, या हर्बिसाइड क्या होते हैं, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं इतना। का क्या सही ऑप्शन सर था, अभी आप जो सर्च कर, मैं तभी तो बोला मैं थोड़ा सा पढ़ना आज, मैं तभी तो ये टास्क दे रहा हूँ, तभी सारे क्वेश्चन एक साथ डिस्कस नहीं कर रहा मैं, एक एक थोड़ा पढ़ना इरिगेशन के बारे में, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, ये आपके पीएम साहब, हमारे पीएम साहब जो है यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से मिलने गए थे। और फाइनली जो तय हुआ है, अगर आप हेडिंग पढ़ के समझ सको तो क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, हेडिंग नहीं आ रही क्या इसमें, हाँ, कि यूएई और हमारे बीच में अब जो लेन देन होगा वो लोकल करेंसी में होगा। अभी तक जो है हम लोग डॉलर्स में कर रहे थे, यानी कि हम कोई चीज उनसे परचेज करते तो डॉलर्स देते, वो हमसे कोई चीज परचेज करते तो डॉलर्स हमको मिलते। अब दोनों ही कंट्री ने तय किया है कि हम एक दूसरे की जो करेंसी है उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो क्या लिखा हुआ है, MOU aims to establish a local currency settlement system LCSS। तो देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि अभी हाल में ही लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भारत ने किस कंट्री के साथ जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आप टेक करके आइए यूएई और इंडिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहां से बड़े काम की चीज मिल रही है हम लोग को, जो कि ऑफिशियल डेटा हो गया। ये पढ़ने में आ रहा है अरुण, नीचे वाला जो लिखा हुआ है द मेजर आइटम्स, यस सर। है ना। तो देखो इसमें क्या है, द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएई, इंडिया क्या क्या यूएई को भेजता है। तो देखो ये डेटा आपको अभी की बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी में। देखो क्या क्या भेजते हैं हम यहाँ से, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल ऑयल्स एंड प्रोडक्ट्स, बिटुमिनस सब्सटेंस, मिनरल वैक्सेस फॉलोड बाय पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल्स, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, ये सारा का सारा डेटा आपके काम का है, ठीक है। ये मैं भेज दूंगा, इसको अलग से नोट्स बनाना है ना अपने करंट अफेयर्स में, कि ये हम जो है यूएई को क्या क्या चीज एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो उनकी करेंसी है वो करेंसी जो है हमको मिलेगी बदले में। और हम क्या क्या चीजें वहां से इंपोर्ट करते हैं, भारत क्या बनाता है, इंपोर्टेड बाय इंडिया आर पेट्रोलियम क्रूड, एसजीओल है वहीं से ही तो मंगाएंगे हम लोग, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डेटा दे रखा है, फिर से आ गया डेटा, इंडिया यूएई ट्रेड रोज टू $85 बिलियन 22। तो ये डेटा है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और देखो फिर एक और डेटा क्या है, आपको स्टेटमेंट दे देंगे वाला जो सामने लिखा है, इंडिया वाज द व्हाट यूएई सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट सर्च करना है कि इंडिया का फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, इसको लिख लो अभी, जब सर्च करोगे तो ये काम करोगे, इंडिया फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है, ठीक है। बाकी सब ये चीजें रशिया। इंपॉर्टेंट, रशिया, हाँ ठीक है, लेकिन चेंज होता रहता है उसको थोड़ा चेक, क्वार्टरली ना चेंज होता रहता है, चेक करते रहना उसको एग्जाम से पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, ये एनपीसीआई दिख रहा है दोनों को, यस सर। ये इसको लिख लो जरा, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में शॉर्ट नोट तैयार करोगे। एनपीसीआई आज हमारा जो भी गूगल पे से लेकर फोन पे से लेकर सब चलता है, वो एनपीसीआई कहीं ना कहीं उसके पीछे खड़ा रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा हाँ एक और चीज, यूएई सबको फुल फॉर्म पता है ना दोनों को, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। ये कितनी कंट्रीज का ग्रुप है, कोई बताएगा दोनों में से,
सात सात कंट्री। 7, बहुत बढ़िया। ये आपकी 7 कंट्रीज है, ठीक है सोनाली, ये बात पता था आपको? इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। नो सर। ठीक है, तो ये अब आप लोगों का टास्क है कि यूएई में वो 7 कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम लिख लेना। ठीक है, एक नाम तो आपने सुना होगा, वहां पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच हुआ करते थे, अरुण को पता होगा शायद। अरुण कौन सा? इंडिया पाकिस्तान के पहले मैच होते थे, अब तो बंद हो गया वहां पे। यस। शारजा सुना है? शारजा, यस सर। है ना? ठीक है, तो ये 7 नाम लिख लेना, ठीक है शिरली। यूएई के जो 7 कंट्रीज है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, वो नाम लिख लेना आप लोग। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अरुण वो कर लिया, वो डाउनलोड कर लो भाई, मैं टेस्ट अगर दूंगा तो कैसे दोगे टेस्ट? यस सर, यस सर। कि मैं ऐड कर लूँ ना ग्रुप में? अच्छा, चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, जो अभी हम लोग बात ही कर रहे थे, कंपेयरिंग कर रहे थे इंडिया चाइना की एग्रीकल्चर की। मॉनसून अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन, कॉशन इकोनॉमिस्ट। क्योंकि हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो अभी जो चल रहा है ये बारिश का पूरा 4 महीने का मौसम, कहीं बारिश ज्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे इस बार स्कैसिटी बारिश की कहाँ हो रही है? बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, एमपी के ईस्टर्न पार्ट में। और एक्सेसिव रेनफॉल इस समय कहाँ हो रही है हमारे यहाँ? हिमाचल हो गया हमारा, उत्तराखंड हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, और वेस्टर्न आपका यूपी हो गया। ठीक है, तो ये भी एक हमारे यहाँ जो मॉनसून बेस्ड एग्रीकल्चर है। देखो अगर एग्जाम में आता है कि क्या हमारा एग्रीकल्चर मॉनसून बेस्ड है, हाँ आज भी हमारा एग्रीकल्चर क्या है? मॉनसून बेस्ड है। अगर मॉनसून अच्छा होता है तो एग्रीकल्चर अच्छा जाता है, एग्रीकल्चर अच्छा जाता है तो इकोनॉमी भी हमारी क्या होती है? बूम अप करती है। और जहां मॉनसून खराब हुआ, एग्रीकल्चर खराब हुआ, तो हमारा इकोनॉमी भी क्या करेगी? डाउनफॉल में जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहां से कीवर्ड आपको दिख रहा होगा। ये जो हम लोग मॉनसून को वो करते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इस साल नॉर्मल रहा कि इस साल डेफिशिएंट रहा, देखो किस बेसिस पे करते हैं? लॉन्ग पीरियड एवरेज। ठीक है, ये वर्ड लिख लो, ये जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू दी मॉनसून। इसको थोड़ा सा सर्च करना, क्या रिलेशन है लॉन्ग पीरियड एवरेज और मॉनसून के बीच में। ठीक है, अच्छा दूसरा अगर आप देखो, नीचे तो लिखा है बाई, अगर आप लोग को पढ़ने में आ रहा हो, बाई जुलाई 15 द ओवरऑल सोन एरिया ऑफ खरीफ क्रॉप वाज 2% लोअर कंपेयर विद द सेम टाइम। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछले साल जो 15 जुलाई थी और आज की जो हमारी 15 जुलाई बीती है, खरीफ क्रॉप जो है, इस पता है ना कि इस समय हम लोग क्या लगाते हैं? खरीफ लगाते हैं। नवंबर दिसंबर में क्या लगाते हैं? राबी क्रॉप लगाते हैं। अब देखो एक एग्जाम में आपके लिए क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन कौन से आपके क्रॉप्स हैं जो खरीफ के अंदर आते हैं? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो जाता है। और वो कौन कौन सी क्रॉप है जो राबी के अंदर आती है? जैसे हम खरीफ को एक बहुत फेमस क्रॉप मानते हैं, कौन सी? राइस। राइस जो होती है वो चावल, चावल जो होता है वो पानी मांगता है, और बिल्कुल यही सही समय है जहां आपको फ्री का पानी मानसून प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि खरीफ क्रॉप वॉज 2% लोअर, ये नीचे की तरफ जा रही है। तो एस जो है कि जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो हमेशा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे इस समय आपके टमाटर के भाव चल रहे हैं या अदरक के भाव चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड वही डिमांड है, पॉपुलेशन तो वही हमारी घटी तो है नहीं, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो गया है? बारिश की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से घट गया है, तो टमाटर के इतने दाम आपके चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर अगर आप देखो जो ऑफिशियल डेटा बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि इस बार किसका डेफिसिट रहा? मेज का -5.6%, राइस का 6.1% निगेटिव हुआ है। पिछले साल जितना था उसका कम किया हमने। और पल्सेस का -13 बिलोंग सम ऑफ द मेजर क्रॉप फेसिंग शॉर्ट फॉल्स इन सोइंग दिस एरिया। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्ट के काफी पार्ट हो गए, वहां राइस बहुत लगाते हैं लोग। झारखंड में, वेस्ट बंगाल में खूब राइस लगाते हैं, चावल। लेकिन जब बारिशें इस बार अनइवन तरीके से हो रही है, तो चावल लगा के फायदा भी नहीं पौध, क्योंकि वो पौध क्या हो जाएंगी आपकी? मर जाएगी। ठीक है, और ट्यूबवेल से और इरिगेशन से इतना पानी मिलता नहीं है कि हम उसको फुलफिल कर सके उनकी नीड को। ठीक, एक चीज ये हो गई। तो एक तो यहाँ पर जो ये नीचे डेटा दे रखा है, ये एक आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस बार कितना शॉर्टफॉल रहा मेज का, राइस का, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कर लेना जो मैंने अभी आपको दिया है, जो बस ये असाइनमेंट जो आपको दे रखा है, लॉन्ग पीरियड एवरेज और रेनफॉल। अच्छा अगला आपका ये वैक्सीनेशन को लेकर है। जैसे आप सामने देख रहे होंगे कि इंडिया रिपोर्टेड अ रिकॉर्ड 93% डीपीटी। डीपीटी बताइए होगा आपको, डिप्थीरिया, ठीक है, ये आपका टेटनस, ये तीनों वैक्सीन आपकी हो गई। ठीक, इम्यूनाइजेशन कवरेज इन 2022, तो ये बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यूएचओ ने अप्रिशिएट किया है कि हमारा जो रिकॉर्ड 93% डीपी3 की इम्यूनाइजेशन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे काफी जो डेथ्स होती थी वो हमारी कम हो जाएंगी। अब यहीं से वापस हम लोग कहाँ थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्या? मिशन इंद्रधनुष। शायद मैंने पहले पढ़ाया था आप लोग को कि मिशन इंद्रधनुष क्या है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने शुरू किया है। कब शुरू किया था? दिसंबर 25 2014 को, जिस दिन आपके क्या, हमारे भूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। और इस समय मिशन इंद्रधनुष जो शुरू हुआ था 2014 में, वो 1 था। अभी देखो क्या आ गया, 2.0, 3.0 और 4.0 वर्जन आपके आ गए। और मिशन इंद्रधनुष में हम लोग कर क्या रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग कितनी वैक्सीन है आपकी? अब तो 8 हो गई, थोड़ा सा पुराना डेटा है। कि जैसे डिप्थीरिया है, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, है ना, हेपेटाइटिस बी। तो मैंने बताया था कि आपको ये मिशन इंद्रधनुष के वैक्सीन के नाम भी पूछ लेता है कि कौन कौन से वैक्सीन इसमें कवर अप होते हैं। और अगर आपकी हम मेंस की एग्जाम की बात करें, तो मेंस के एग्जाम में आपसे शॉर्ट नोट्स में, यानी कि 100 वर्ड से पूछ सकते हैं, राइट अबाउट द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलो अगला है आपका बिल दैट फेंस इन द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, मैं इसका सीधा आपको वो बताता हूँ, जिस्ट बता देता हूँ। आप सबको पता होगा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोग में से कभी ना कभी किसी ने यूज भी किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं। किया है किसी ने यूज कभी आरटीआई का, राइट टू इंफॉर्मेशन? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। और ये एक तो आरटीआई, आरटीआई पता होता क्या है, पहले ये बताओ, तीनों को पता है आरटीआई क्या होता है? सोनाली? सर सर आरटीआई के किसी भी, थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को ऐसे मतलब ले सकते हैं, अच्छा जान हाँ, सकते हैं। जान सकते हैं। अरुण अगर क्या बोल रहे थे जानना आप? चाहते हैं तो। यस सर, वही सर। अच्छा, तो हम ये पता कर सकते हैं इसलिए कि हमारे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है, मिसाइलें कहाँ कहाँ पर हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में आरटीआई मार के? नहीं सर। हाँ जो नो सर। जो चीजें हाँ, जो देखो, चीजें एक आपका डिफेंस हो गया, एक आपका रॉ हो गया, एक आपका जो इंटेलिजेंस आईबी हो गया, और आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया। कुछ चीजें डिफाइन कर रखी हैं जहां पे, और स्पेस एजेंसी हो गया, उसमें भी कुछ सेक्टर्स ओपन है, बाकी पूरा क्लोज कर रखा है कि यहाँ पर जो है आरटीआई नहीं लगेगी, आपको कोई जवाब नहीं दिया जाएगा कि पर्टिकुलर चीज कहाँ पर है। बाकी इन चीजों को छोड़ के जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, आरबीआई सॉरी आरटीआई का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप लेना होता है, और हर डिपार्टमेंट में या हर मिनिस्ट्री में या हर डिपार्टमेंट में पीआईओ होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। उसके उसके नाम से टू द पीआईओ, और 10 रुपए का पोस्टल स्टैंप जो कि पोस्ट ऑफिस में बिकता है, लोक सूचना अधिकारी लिखकर आप जो जानकारी चाहें, यूपीएससी में जो आपको अपने नंबर पता करने हैं वो आप पता कर सकते हैं। आपको अपनी मेंस की कॉपी जो है देखनी है, उसकी फोटो स्टेट मंगानी है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या यूपी पीसीएस हो, आप मंगा सकते हैं कि भाई कहाँ चेकिंग। जैसे मान लीजिए आपकी मेंस की कॉपी चेकिंग हुई, आप मान लीजिए मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपको जानना है कि कहाँ गलती हो गई आपसे, एग्जामिनर ने क्या आपको नंबर दिए जो आप इतना अच्छा लिख के आए। तो सारा आप आरटीआई का यूज करके अपनी, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और सर्विस है, उसको बोलते हैं सिटीजन चार्टर एक्ट। ये किसी को पता है क्या होता है? सिटीजन, इसको लिख लो, सिटीजन चार्टर एक्ट। ये किसी को पता है क्या चीज होती है सिटीजन चार्टर एक्ट? या वर्ड पहली बार सुन रहे हो मेरे मुंह से? सेवा का अधिकार सब बोलते वर्ड हैं। तो सुना है। हाँ, वर्ड सुना है, बढ़िया। श्री आपने सुना है? अरुण आपने सुना है कभी सिटीजन चार्टर एक्ट, सेवा का अधिकार? नो सर। अच्छा, नहीं सुना। देखो, सिटीजन चार्टर एक्ट जो होता है, उसमें क्या होता है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें हर स्टेट में, या आप जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप बिजली का कनेक्शन लेने गए, तो ऑफिस में ऊपर लिखा होगा सिटीजन चार्टर एक्ट के तहत जब भी आप अप्लाई करेंगे बिजली के कनेक्शन के लिए, वहां मैक्सिमम लिमिट होगी कि 15 दिन के अंदर आपको बिजली का कनेक्शन मिलेगा। या डोमिसाइल बनाने गए या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने गए, तो उसमें डेज लिखे होते हैं। अगर इतने डेज के बाद आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिला, तो क्या होगा, जो जेई होगा या ए होगा, उसको लिख के देना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिला। और अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, तो आपको उसकी सैलरी से पर डे 200 रुपए या 300 रुपए है पेनल्टी पड़ेगी, उसको देनी पड़ेगी, और उसकी सैलरी से कट के आपको वो पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है ना? ये आपका क्या है, सिटीजन चार्टर है। लेकिन इसमें लोगों को इतना पता नहीं होता है। लेकिन अब तो खैर, अब तो जब से आपका मोदी ने डिजिटलाइजेशन शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। कोई भी चीज आप अप्लाई करें, पासपोर्ट से लेकर आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड से लेकर, तो उसमें मैक्सिमम डे से पहले पहले आपका वो काम हो जाता है। इसमें ये जो आरटीआई है, इसमें लेके अमेंडमेंट होने जा रहा है, जिसमें जो आरटीआई ऑफिसर्स हैं, वो कोई ना कोई एक पर्सनल क्लॉज लगा के आपको इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं। और ये आरटीआई कहते हैं कि अब तक का सबसे बेहतरीन जो एक कॉमन मैन के लिए जो हथियार था, वो आज तक अभी तैयार नहीं हुआ। ठीक है, तो उसमें इतना नहीं जाना हमने, बस आरटीआई के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, बस ये लास्ट है हमारा
ये जम्मू कश्मीर में है। जब से आपका जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, तो वहां पर क्या हो रहा है कि एलिगेशन ये लग रहा है कि वहां के जो मशीनरी है वो बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे ये वो लोग कह रहे हैं जो वहाँ के लोकलाइट्स हैं कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के तहत जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जिनका नाम क्या है आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर, मनोज सिन्हा, उन्होंने अनाउंस किया है कि स्कीम अंडर दी व्हाट, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, की जो भी आपके बेघर लोग हैं, लैंडलेस पॉपुलेशन है, उनको वो लोग 252 स्क्वायर फीट का एक घर बना के देंगे। वो वहां पे आके ऐसे 2711 घर जो है तैयार किए जा रहे हैं, और लैंडलेस जितने भी लोग हैं उनको वो फर्स्ट फेज के अंदर क्या देंगे, यहाँ पर घर देंगे। अब एलिगेशन ये लग रहा है इनके ऊपर, जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है, कि इसके बहाने ये लोग क्या, मतलब मनोज सिन्हा क्या करना चाह रहे हैं कि वहां पे जो आउटसाइडर्स हैं, अभी तो भाई हम तो सब भारत के नागरिक हैं, बट जब से 370 हटा है तो उसमें क्या प्रोविजन हो गया कि भाई आउटसाइडर जम्मू कश्मीर के बाद, इससे पहले आप ले नहीं सकते थे जमीन। अब 370 हटने के बाद अगर आप उत्तराखंड के हैं, कहीं के किसी भी स्टेट के हैं, तो आप खरीद सकते हैं। तो अब वो कोशिश ये कर, क्योंकि लोग अभी खरीद नहीं रहे हैं, अभी भी लोग बहुत डर रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे जो बच्चे खुचे टेररिस्ट हैं कहीं उनको वो ना करें, गोली ना मार दें। तो अब इस तरीके से किया जा रहा है कि जो लैंडलेस लोग हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वो बेचारे वैसे ही थोड़े से बिलोंग करते हैं, उसको पुअर पीपल होते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ आके रहिए, हम आपको 252 स्क्वायर फीट का घर बनाकर जो है देने की शुरुआत वहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देंगे, ऐसा नहीं है नहीं देंगे, पर जो एलिगेशन लग रहा है वो लग रहा है कि बाहर के लोगों को बसाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ये एक खबर है आपकी किसको लेकर, कि डेमोग्राफी चेंज करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। ठीक है, चलो ये चीज, चलो फिर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम लोग अपना सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है, अभी मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि वो थोड़ा जरूरी है ना।